Hello students of class 10th. Here we are reading a revision video and revision video part 2. Before that, I'll give you a quick review of the last video. लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक था फ्रेडरिक सोरियू का यूटोपियन विजन था कि सारे नेशंस डिस्टिंक्ट नेशंस में पूरा वर्ल्ड बट गया है और सारे नेशंस अपने आप को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपने अपने फ्लैग से, अपने नेशनल कॉस्ट्यूम से। और क्या होता था वहाँ पे कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप की जगह पे नेशन स्टेट बन रहे थे। डायनेस्टिक एम्पायर्स की जगह पे नेशन स्टेट, ये उनका विजन रहा था और रिवॉल्यूशन का एंड रिज़ल्ट भी यही रहा था। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था जो यूरोप में आया था 1789 में, नेशनलिज्म की फीलिंग को इमर्ज करने वाला। उस टाइम पे दो आइडियाज़ ने किस नोशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया था कि कम्युनिटी यूनाइटेड हो और सभी को इक्वल राइट्स मिले कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो दो आइडियाज़ थे, ला पैट्री एंड ले सिटोयन। ओके, और स्टेट्स जनरल को जब एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्ट किया था तो उन्होंने एक नई बॉडी बना दी थी जहाँ पे मोनार्की के बाद में रूल ट्रांसफ़र हुआ था, तो उसको नेशनल असेंबली नाम दिया था। कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ को अबॉलिश कर दिया था, मतलब कि टैक्सेस ख़त्म कर दिए थे। फिर फ्रांस में जैसे जैसे मतलब कि फ्रांस में जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ने लगा, जैकोबिन क्लब्स बनने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होने लगा नेपोलियन के आने के बाद में, तो फ्रेंच आर्मीज़ ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में 1790s में जाना स्टार्ट कर दिया और नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने नेशनल सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में पढ़ा था, जो कि नेपोलियन कोड बोला जाता है। और सिविल कोड में क्या होता है, सिविल कोड में नेपोलियन ने 3-4 चीज़ें ऐसी करी थी। उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी थी, वहाँ पे मोनार्की स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा भी किया था। तो उन्होंने स्पेशल प्रिविलेजेस जिनको बर्थ से मिलते हैं उसको ख़त्म कर दिया था। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इस्टेब्लिश किया, मतलब कानून के सामने सब समान है। और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो थे उनको उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया था, मतलब कि स्टेट्स को सिंप्लीफाई कर दिया था, वहाँ पे रीजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया था डिविजन्स के ऊपर। पीजेंट्स को फ्रीड कर दिया था उन्होंने सर्वडम से और मैनोरियल ड्यूज से। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें नेपोलियनिक कोड में आती है। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने क्या करी थी कि जिन बिजनेसमैन और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को लगता था कि हमको एक्सचेंज ऑफ गुड्स के मूवमेंट में डिफ़िकल्टी आ रही है बिकॉज ऑफ करेंसी, क्योंकि 30 से ज़्यादा करेंसीज थी, तो उसको कम करके उन्होंने 30 से कम कर दी थी 2, मतलब 30 करेंसीज़ की वजह पे सिर्फ 2 करेंसी कर दी थी। बहुत सारी प्लेसेस, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वर्सो, वहाँ पर फ्रेंच आर्मीज़ को वेलकम किया गया था कि वो हमारे देश में क्या लाएंगे, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, उनको लिबर्टी लेके आएंगे हमारे देश में, ऐसे उनको वेलकम किया था। लेकिन हुआ क्या था, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट तो सही हो गई थी, लेकिन फ्रेंच आर्मीज़ ने वहाँ पे टैक्स इंक्रीज़ कर दिया था, सेंसरशिप कर दी थी, फोर्स कंसप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज़, ये सब चीज़ें करी थी। फिर हमने पढ़ा मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुई, मेकिंग कैसे हुई। तो यहाँ पे एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड, ये 3 कंट्रीज़ पूरे हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर ही आती थी, लेकिन तीनों अपने आप को अलग मानते थे। उनको ऐसा नहीं लगता था कि हम कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर शेयर कर रहे हैं। लेकिन हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था पूरा ऑस्ट्रिया कंट्री पे, तो कुछ लोग वहाँ के magyار बोलते थे, कुछ लोग डायलेक्ट्स बोलते थे, लेकिन ये तीनों डोमिनेंट ग्रुप्स जो थे वो एम्पायर की बाउंड्रीज़ पे ही थे, लेकिन फिर भी एक ही चीज़ इनको जोड़े हुए थी कि इनका एम्परर सेम था। फिर हमने एरिस्टोक्रेसी क्लास के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स। एरिस्टोक्रेसी क्लास क्या होती है, एक अपनी ही टाइप की अपर क्लास होती है, डोमिनेंट क्लास होती है पूरे कॉन्टिनेंट पे, सोशली और पॉलिटिकली। इस क्लास के मेंबर्स जो हैं वो पूरे रीजनल डिविजन्स पे बटे हुए हैं। ये लोग नंबर्स में बहुत कम थे, लेकिन इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो मैरिजेस से कनेक्टेड हैं। और पावरफुल एरिस्टोक्रेसी जो थी वो टाउन्स के साथ ग्रोथ होने
मतलब जैसे जैसे टाउन्स का ग्रोथ हो रहा था वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के बाद में जो इंडस्ट्रीज़ के पीपल थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, उन लोगों ने मिलकर अपनी एक नई क्लास बना ली थी, मिडिल क्लासेस। तो ये लिबरल मिडिल क्लासेस एरिस्टोक्रेसी क्लासेस का अबॉलिशन करना चाहती थी। जो एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस को प्रिविलेजेस मिलती थी उनका अबॉलिशन करना चाहती थी। यही इस पॉइंट में है। नेक्स्ट, लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्री। नेशनलिज्म मतलब क्या होता है कि देशभक्ति की भावना। सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि राइट टू वोट किसको था? ओनली प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को था। और मैन और विमेन, जो मैन कौन से? विदाउट प्रॉपर्टी, और विमेन वो क्या चाहते थे कि हमारे अंदर देशभक्ति है तो उसका हमको फ्रीडम मिले। तो वो क्या चाहते थे? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया था कि स्टेट मतलब गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस को का अबॉलिशमेंट चाहा था। दूसरी चीज़ कि जो मर्चेंट 1833 में हैब्सबर्ग से न्यूरमबर्ग जा रहा है तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स से पास होना पड़ता था, टैक्सेस देने पड़ते थे। तो इतने सारे टैरिफ बैरियर्स को वो ख़त्म करना चाहते थे अगर वो लिबरल नेशनलिज्म है तो। ठीक है। न्यू कंजर्वेटिज्म के बारे में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स की नेपोलियन के बाद में जो कंजर्वेटिज्म आया था, नया कंजर्वेटिज्म, उसमें उसने क्या किया था? रिवॉल्यूशन के पहले वाले डेज़ को सोसाइटी में फिर से ले आया था। तब एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, फ्यूडलिज्म का अबॉलिशन, सर्फडम, ये सारी चीज़ों ने मिलके ऑटोक्रेटिक मोनार्की को स्ट्रेंथन कर दिया। तो मोनार्की रूल फिर से स्टार्ट हो गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही स्टार्ट था लेकिन प्री रिवॉल्यूशन वाले डेज़ जो थे वो वाले वापस आ गए थे। मतलब कि वापस से जो वुमेन को राइट मिला था, नेपोलियन ने वुमेन को राइट दिया था, वो भी उन्होंने हटा के कंजर्वेटिव्स में क्या कर दिया था कि हटा दिया था, उनको राइट टू वोट नहीं दिया था। अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की 1815 में जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो उन्होंने 1815 में एक ट्रीटी ऑफ वीना साइन अप करी। ट्रीटी ऑफ वीना में इन्होंने क्या किया? 6 रूल्स थे, 6 पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे। फर्स्ट, बार्बन डायनेस्टी, मतलब कि लुई 16 वाली बार्बन डायनेस्टी को फ्रांस में फिर से इस्टेब्लिश कर दिया था। ठीक है, फिर से उसको फ्रांस में सत्ता बनाने के लिए इस्टेब्लिश कर दिया था। और फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज नेपोलियन के रूल में हथियाई थी, एनेक्स करी थी, उसको फ्रांस को लौटाना पड़ा था। 2 पॉइंट फ्रांस के हो गए। एक पॉइंट क्या था कि जर्मन कॉन्फेडरेशन के 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने सिंप्लीफाई कर रहे थे, हमने देखा था नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन के डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया था, तो उनको अनटच, मतलब वैसा के वैसा ही छोड़ दिया, जैसा स्टेट्स होते वैसा ही छोड़ दिया था। ये हो गई 3 पार्ट्स। फोर्थ पार्ट था रशिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया। इन तीनों को कुछ कुछ रीजंस दिए गए थे। तो 3 पॉइंट्स इनके जो हमने नोट्स में पहले पढ़े थे। सो ये ट्रीटी ऑफ वीना थी जो उन्होंने साइन अप करी थी और ये आपको लर्न करना है। ऑटोक्रेटिक डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। तो ऑटोक्रेटिक जो थे, कंजर्वेटिज्म, वो अपने बारे में बुराई नहीं सुनते थे या उनसे कोई डिसएग्री कर रहा है वो नहीं सुनते थे। तो अगर कोई भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करता था तो उन एक्टिविटीज़ को वो ख़त्म कर देते थे, कर्ब कर देते थे। अब रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि 1815 के बाद में, मतलब ट्रीटी ऑफ वीना साइन होने के बाद में, कुछ रिवॉल्यूशनरीज ऐसे थे जो रिप्रेशन के डर से अंडरग्राउंड हो गए थे, जैसे कि गुसिपी मजीनी। गुसिपी मजीनी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने थे 1807 में। ठीक है, और उनको 1831 में लिगुरिया में रिवॉल्यूशन के चलते उनको कहाँ पे भेज दिया गया था? एग्ज़ाइल भेज दिया गया था। ठीक है, और मजीनी का मानना था कि जितने भी रीजन्स हैं उनको नेशंस बन के ही मतलब मैनकाइंड के लिए नेशंस बन के इनको नेचुरल यूनिट्स में रहना चाहिए। मतलब सारी रीजन्स को नेशंस बन के रहना चाहिए, ये उनका मानना था। एज ऑफ रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि मतलब रिवॉल्यूशन की एज 1830 से 1848 को मानी जाती है, जहाँ पे मैटरनिक ने एक बार रिमार्क किया था। मैटरनिक एक आर्टिकल मतलब वो क्या थे, एक रिपोर्टर थे, आर्टिकल्स लिखते थे, और उन्होंने एक बार ये लिखा था कि अगर फ्रांस में कुछ होता है तो पूरे यूरोप पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है,
और नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थी वो एजुकेटेड एलाइट के पूरे यूरोप में एजुकेटेड लोगों में फैल रही थी। और वो लोग क्या चाहते हैं, इंडिपेंडेंस के लिए ग्रीक वॉर चाहते थे। तो ग्रीक वॉर मतलब कि ग्रीस वाला एरिया, तो ग्रीस में ऑटोमन एम्पायर था 15th सेंचुरी से, और एग्ज़ाइल में जो ग्रीक्स रह रहे थे और बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियंस जो थे जिनको एंशियंट ग्रीक कल्चर पे क्या थी, सिंपैथीज थी। अब हम पढ़ेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो यहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशंस, मतलब कि टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करने से और सिर्फ वॉर करने से डेवलपमेंट नहीं हुआ था। कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था नेशन को बनाने में, जहाँ पे पोएट्री, स्टोरीज़ और म्यूज़िक ने नेशनलिस्ट फीलिंग को बनाने में बहुत हेल्प करी है। अब एक बात देखो स्टूडेंट्स की, हर कोई एजुकेटेड तो नहीं था, बहुत सारे लोग इलिटरेट भी थे। तो वो लोग जो आर्टिकल्स छपते थे उन चीज़ों को पढ़ नहीं पाते थे। तो इसलिए स्टोरीज़, प्लेज़ और म्यूज़िक, इन सब ने कल्चर को बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्प करी है लोगों को समझाने में। तो रोमांटिसिज्म का क्या होता है? रोमांटिसिज्म एक कल्चर मूवमेंट होता है जिसमें नेशनल सेंटिमेंट्स का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, ठीक है। और रोमांटिक आर्टिस्ट जनरली किसको क्रिटिसाइज़ करते थे, मतलब कि वो साइंस को नहीं मानते थे या किसी रीज़न को नहीं मानते थे, वो किस पे फोकस करते थे, इमोशंस पे और मिस्टिकल फीलिंग्स पे। दूसरे रोमांटिक्स किसको बोल सकते हैं हम, जो कि फोक सॉन्ग्स रहते हैं। फोक सॉन्ग्स मतलब कि रीजनल सॉन्ग्स, जिस रीजन के लोग हैं उसी रीजन में वहीं की सॉन्ग, वहीं की डांसेस, वहीं की लैंग्वेज। तो नेशनलिज्म फीलिंग्स को म्यूज़िक और लैंग्वेजेस के थ्रू अलाइव रखा गया था, ज़िंदा रखा गया था, ठीक है। लैंग्वेज ने नेशनल सेंटिमेंट्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। रशियन लैंग्वेज जबकि वहाँ पे हर जगह इम्पोज की जा रही थी, मतलब कि रशियन लैंग्वेज थोपी जा रही थी, तो बहुत मेंबर्स जो थे क्लर्जी पीपल के पोलैंड में, उन्होंने लैंग्वेज को एक वीपन बनाना स्टार्ट कर दिया नेशनल रेजिस्टेंस के लिए। क्लर्जी पीपल्स कौन से थे? फर्स्ट स्टेट वाले। तो इसका मतलब क्या कि रशियन लैंग्वेज बोलने के लिए इम्पोज किया जा रहा था, रशियन लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, लेकिन पोलैंड में रहने वाले लोग तो पॉलिश बोलते थे। तो एज अ रिज़ल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रिएस्ट, मतलब कि उनको पॉलिश बोलना था, उनका वो पॉलिश बोलना चाहते थे, उनको रशियन लैंग्वेज बोलने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा था। तो बहुत सारे प्रिएस्ट और बिशप को जेल में भेज दिया गया था, क्योंकि वो जो वहाँ के प्रीचर्स हैं, जो प्रीचर्स देते थे वो लोग, सेंट लोग, तो साइबेरिया में उनको भेज दिया गया था। और प्रीचर्स वो लोग रशिया लैंग्वेज में करें, इसलिए उनको जेल भेज दिया गया था, वो लोग पॉलिश में ना करें। रशियन अथॉरिटीज़ एज अ पनिशमेंट फॉर द रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियंस में प्रीच करने के लिए जब उन्होंने मना किया था, तो उनको साइबेरिया जेल में डाल दिया गया था। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। हंगर हार्डशिप वाले डेज़ कौन से थे स्टूडेंट्स? जब पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो गई थी। तो ये वाले कौन से ईयर्स थे? 1830s के बाद वाले। तो पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही थी और फूड क्राइसिस भी हो रही थी। तो पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ सिटीज़ में जा रहे थे और वहाँ के स्लम को बढ़ा रहे थे। तो फूड शॉर्टेज और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो चीज़ें हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कि फूड शॉर्टेज की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पेरिस की पॉपुलेशन सड़कों पे आ गई थी। नेशनल असेंबली ने क्या किया था कि उन्होंने बोला कि सबको राइट टू वर्क मिलेगा, सब एडल्ट मेल्स जो हैं 21 के बाद के, उनको वोट करने का राइट मिलेगा। तो ये दो चीज़ें उन्होंने प्रोक्लेम करी ताकि वहाँ की जनता थोड़ी सी शांत हो जाए। तो 1845 के पहले, अभी हम लोग ने ये रिवॉल्ट के ईयर्स कौन से देखे? 1830s के बाद में, ठीक है। तो 1845 के पहले क्या हुआ था कि सिलेसिया में वीवर्स ने एक रिवॉल्ट चलाया था, क्योंकि वीवर्स ने, जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनसे
रॉ मटेरियल की जो डिमांड करी थी उसके वो लोग पैसे नहीं दे रहे थे। उनको ऑर्डर्स तो दे दिया था फिनिश टेक्सटाइल वीवर्स को, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे थे, उनको पैसे नहीं दे रहे थे। तो 4 जून 2 PM को बहुत सारी वीवर्स की क्राउड इमर्ज हुई और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर वेजेस के लिए, मतलब उनकी वेजेस बढ़ाने के लिए उनके मेंशन पे क्या कर दिया, मार्च कर दिया, उनके मेंशन पे स्टॉर्म कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को वहाँ से अपनी फैमिली के साथ भागना पड़ा नेबरिंग विलेज में, और उस नेबरिंग विलेज ने भी ऐसे इंसान को शेल्टर देने से मना कर दिया, तो उसको 24 ईयर्स बाद में वापस आना पड़ा। और इसके चलते 11 वीवर्स को शॉट कर दिया गया था, मतलब ये मार्च को ख़त्म करने के लिए 11 वीवर्स को गोली मार दी थी। तो ये टाइम था हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट का। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं 1848 में लिबरल्स का रिवॉल्यूशन कैसे था। लिबरल्स मतलब कि कौन, लिबरल्स जो कि फ्रीडम चाहते थे, तो उनका रिवॉल्यूशन कैसे रहा था। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो पुअर लोग थे और अनएम्प्लॉयमेंट और मतलब भूखे किसान थे जिनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रहा था, तो 1848 में यूरोपियन कंट्रीज़ में उन्होंने अपना एक रिवॉल्यूशन चलाया जिसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। मैन एंड वुमेन of liberal middle classes combined their demands for constitutionalism and national unification। दो चीज़ें चाहते थे वो लोग, एक तो उनको constitutionalism की डिमांड थी, मतलब कि उनको राइट टू वोट मिले। दूसरा नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब कि वो चाहते थे कि हमारा नेशन अलग हो जाए। तो उन्होंने जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था जो कि जिसको रूल कौन करेगा, मोनार्की, और पार्लियामेंट के साथ में रूल करेगी। तो वेल्म फोर जो पर्सिया के किंग थे, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया और दूसरे मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया। मतलब कि उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेट नहीं करनी है जर्मन में, और किंग ऑफ पर्सिया ने उस टाइम पे इलेक्टेड असेंबली को अपोज किया था। ठीक है, वाइल द पोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रोंगर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। तो पार्लियामेंट का सोशल बेसिस कब ख़त्म हो गया था, जब एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया था। मतलब कि एरिस्टोक्रेसी क्लास के और मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा अपोजिशन लगाने लग गए थे लोग, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तब पार्लियामेंट ख़त्म हो गई थी। The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement। liberal movement में controversial topic क्या था कि women को political rights मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। Women had formed their own political associations। women ने अपनी खुद की political associations बनाई थी, अपने newspaper बनाए थे, और political meeting और demonstration में participate भी किया था। विमेन को ऑब्जर्वर्स ने ये देखा था कि वो विजिटर्स गैलरी में खड़े हुए रहते थे बस, मतलब कि उनको राइट टू वोट नहीं था। कोई सा भी अगर डिसीजन लेना था पार्लियामेंट में तो विमेन को मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका तो मिल गया, लेकिन वो बस खड़े हुए रहते थे, उन पर मतलब सिर्फ खड़े हुए रहते थे और डिसीजंस होते हुए देखते थे, वो कुछ बोल नहीं सकते थे। तो ये लोगों ने ऑब्ज़र्व किया था। तो मोनार्क्स ने ये रियलाइज़ करना स्टार्ट किया कि अगर रिवॉल्यूशन और रिप्रेशन कंसेशन देने से ही कम हो सकता है, मतलब कि एंड हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि वुमेंस को राइट्स देने के लिए एग्री कर लिया। अब हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी एक नया नेशन कैसे बना। तो 1848 के बाद में यूरोप में जो नेशनलिज्म थी, उन्होंने डेमोक्रेसी को उसके एसोसिएशन से बहुत दूर कर दिया था। मतलब डेमोक्रेसी तो थी नहीं जर्मनी में। तो अब हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए पर्सिया के किंग ने रिफ्यूज़ कर दिया था, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, अब जर्मनी और इटली में एक भावना आ गई थी, एक फीलिंग आ गई थी कि हमें अलग अलग नेशन स्टेट बनना है। तो नेशनलिस्ट फीलिंग वाइड स्प्रेड थी मिडिल क्लास जर्मन्स में। ये लिबरल्स क्या चाहते थे, ये लिबरल्स का नेशन बिल्डिंग का इनिशिएटिव जो था वो मोनार्की, मिलिट्री और कंबाइंड फोर्सेस ने दबाना चाहा था, लेकिन उसको सपोर्ट किसने किया था, पर्सिया के लार्ज लैंड ओनर्स ने। तो पर्सिया ने मूवमेंट की लीडरशिप लेना स्टार्ट कर दिया। 7 ईयर्स ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस में वॉर हुए थे, जहाँ पे उनको जो जर्मन्स को कौन हेल्प कर रहे थे, लार्ज लैंड ओनर्स पर्सिया के, जिनको जंकर्स ऑफ पर्सिया भी बोलते हैं।
ठीक है। तो जंकर्स ऑफ पर्सिया हमेशा जीती थी और 7 ईयर्स ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ लड़ाई करी थी जर्मन ने। तो द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जर्मनी में जो थी, वो प्रोसेस ने क्या ख़त्म कर दिया था, पर्सियन स्टेट पावर का डोमिनेंस स्टार्ट कर दिया था। सॉरी, ख़त्म नहीं, स्टार्ट कर दिया था। डोमिनेंस मतलब क्या, जब हम बोलते हैं एक तरफ पलड़ा ज़्यादा भारी है तो उसको डोमिनेंट एरिया बोलते हैं। ठीक है। तो पर्सियन स्टेट पावर की डोमिनेंस ज़्यादा हो गई थी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में। तो नया स्टेट बना था और उन्होंने क्या किया, जर्मनी की जुडिशियल सिस्टम्स और ये सब नए बन गए थे, बैंकिंग और लीगल सिस्टम्स नए बन गए थे। तो यहाँ पे जर्मनी का एम्परर कौन बना था, किंग ऑफ पर्सिया जो था वेलमन फोर। तो विलियम फर्स्ट को जर्मनी का किंग बना दिया गया था। इटली यूनिफाइड, इटली कैसे यूनिफाई हुआ था, जैसे जर्मनी और इटली की बहुत लॉन्ग पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, वैसे ही इटालियंस जो थे पूरे हैब्सबर्ग एम्पायर में डायनेस्टिक स्टेट्स और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में स्कैटर्ड थे, मतलब फैले हुए थे। तो इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इटालियन लैंग्वेज को इतना कॉमन, अब इटली में प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ के लोग, पूरे इटली में जो 7 स्टेट्स थे, वहाँ के लोग अपने आप को कॉमन नहीं मानते थे, उनमें थोड़े बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे। तो गुसिपी मज़ीनी ने इटालियन स्टेट को यूनिफाई करने में बहुत हेल्प करी है, जो एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे जिनको एग्जाइल भेज दिया गया था। तो मज़ीनी ने क्या किया, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया, यंग इटली फॉर द डिसमिशन ऑफ हिज गोल। उन्होंने क्या बनाया, यंग इटली बनाया अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। उनका गोल क्या था, इटली एक अलग स्टेट बन जाए। तो 1831 और 1848 में रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग का फेल होने के बाद में fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war। तो अब वॉर के थ्रू 1831 और 48 के बाद में अब वॉर के थ्रू रूलर कौन थे, किंग विक्टर इमानुएल सेकंड, उन पे फोर्स डाला जा रहा था कि अब नेशन अलग हो जाना चाहिए। इटली ने क्या ऑफ़र किया था, ऑफर देम अ पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनियंस। इटली वॉज नेदर रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, मतलब इटली में ना तो कोई रिवॉल्यूशन करता था, ना तो वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, वहाँ पे सिर्फ मनार्क रूल था, किसका, किंग विक्टर इमानुएल सेकंड का। इटालियन पॉपुलेशन जो थी उनमें लिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, वो नहीं जानते थे कि अलग से नेशन बनाना क्या होता है, लेकिन लिबरल नेशनलिस्ट की आइडियोलॉजी अलग ही थी, जिसकी वजह से वो लोग अलग से अपना नेशन बना पाए। ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस क्या था कि ब्रिटेन के पहले ब्रिटेन नाम का कोई नेशन ही नहीं था। ठीक है। तो कुछ तो स्कॉलर्स ने ग्रेट ब्रिटेन पे भी आर्ग्यू किया। तो ब्रिटेन कैसे बना, इसकी भी एक बहुत बड़ी प्रोसेस रही थी, बहुत लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस है। तो ब्रिटिश नेशन 18 सेंचुरी के पहले कभी था ही नहीं। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का मतलब ये था कि इंग्लैंड ने जब अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे डाला था, तो पहले इंग्लैंड ने जब स्कॉटलैंड पे अपना दबाव डाला तो इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने में मिला लिया पहले, फिर वो लोग मिलके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसलिए इंग्लिश मेंबर्स ज़्यादा थे, मतलब इंग्लिश मेंबर्स से डोमिनेटेड थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब आयरलैंड को भी 1801 में फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में मिक्स कर लिया गया, मतलब कि पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलके यूनाइटेड किंगडम बने और फिर यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड मिलके द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। तो फिर उसके बाद में 1801 के बाद में ब्रिटिश फ्लैग और वहाँ का नेशनल एंथम और इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। तो इस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस हमने पढ़ा। विजुअलाइजिंग द नेशन क्या है स्टूडेंट्स, विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब कि पहले के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशंस को एक स्टेच्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहा। तो एक कंट्री को ऐसे देखा गया कि एक कंट्री एक पर्सन, मतलब अगर एक कंट्री एक पर्सन हो तो उसको कैसे देखा जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो नेशंस को एक फीमेल फिगर दिया गया, जैसे कि इंडिया की एलेगरी कौन है, भारत माता। जस्ट वैसे ही जर्मनी की कौन है, जर्मेनिया। फ्रांस की कौन है, मैरियन। तो इस तरीके से फीमेल्स फिगर क्या बन गए, एक नेशन की एलेगरी बन गए।
क्रिश्चियन मैरियन अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, ये पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था जिन्होंने लोगों को नेशन बनाने का एक आइडिया दिया था। तो ये मैरियन कौन थी? मैरियन फ्रांस की एलेगरी थी। अब हम नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और ये शायद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। By the quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment for first half of the century, but become a narrow creed with limited ends. 19th century के फर्स्ट क्वार्टर में नेशनलिज्म ने इतना मतलब अपना इतना इन्फ्लुएंस नहीं बना पाया था, लेकिन लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स जो थे वो सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में थोड़े लिमिटेड एंड्स के साथ उनका विजन स्टार्ट हुआ था। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिज्म, अब देखो नेशनलिस्ट के पास एक और चिंता का कारण भी था, बल्कन एरिया 1871 के बाद में। तो बल्कन एरिया क्या था कि हमने देखा कि इटली अलग हो गया, जर्मनी अलग हो गया और ग्रेट ब्रिटेन अलग बन गया। तो ये जो बल्कन एरिया था इसमें बहुत सारे एथनिक और जोग्राफिकल वेरिएशंस थे। बल्कन एरिया के लोग ही अपने आप में लड़ते रहते थे, बहुत बड़ा एरिया था बल्कन एरिया। तो जो यूरोपियन इसके नेबरिंग कंट्रीज़ थे वो क्या चाहते थे कि धीरे धीरे बल्कन एरिया के जो स्टेट्स थे वो टूट के अपनी अपनी इंडिपेंडेंस उन्होंने हासिल कर ली। सब लोग इंडिपेंडेंट नेशन बन गए। अब बल्कन एरिया कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया था। तो बल्कन स्टेट्स जो थे, जो एक एक करके अलग हो गए थे, जिन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी, वो एक दूसरे से जेलस थे और वो और टेरिटरी गेन करना चाहते थे अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। बट इस एरिया में जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए ज़्यादा फ़ायदा उठाया और इस एरिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, क्योंकि सब लोग क्या चाहते थे, इस एरिया को हथियाना चाहते थे। और ये एरिया की कंट्रीज़ जो टूट के अलग हो गई थी, तो अब वो सब लोग, उन लोगों में भी कॉन्फ्लिक्ट था और वो उन लोगों को मतलब कमज़ोर माना गया था कि अब उनको छोटी छोटी एरियाज़ को अलग से लोग हथिया सकते हैं। तो सोसाइटीज़ को नेशन स्टेट्स में ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इस आइडिया को नेचुरल और यूनिवर्सल बना दिया गया। तो ये आइडिया किसका था? फ्रेडरिक सॉरेवियो का था कि सारे सोसाइटीज़ जो हों वो नेशन स्टेट्स में डिवाइडेड हों, ऑर्गेनाइज्ड हों। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नोट्स ऑफ चैप्टर 1 जो हमने की टॉपिक 1 से फिर से रिवाइज कर लिए एक बार। आई हैव सेंट यू द पेपर पैटर्न, सो रीड दैट एंड रीड ईच ऑफ द टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर केयरफुली। चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं।